आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें रोहित ने भेजा है। रोहित जो कि पटेल नगर में रहते हैं, लेकिन 2018 से पहले वो ग्रीन पार्क में रहते थे। हालांकि मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि दिल्ली का ग्रीन पार्क आज के टाइम पे इतना हॉन्टेड कैसे हुआ है। अब आते हैं ग्रीन पार्क में ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से रोहित ने हमें पूरा रियल इंसिडेंट ये शेयर किया। रोहित ने बताया, अक्षय भाई मेरा जन्म 1991 में हुआ था। मेरे जन्म के बाद ही ग्रीन पार्क में जमीन ली गई थी और हमारा घर था जहाँ पर हमारी एक छोटी सी फैमिली रहती थी। मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरे मम्मी और मेरे पापा। वो जो घर था काफी बड़ा था, लोहे के गेट लगे हुए थे और रोहित ने बताया कि मेरी वहां पर अच्छी जान पहचान थी। रोहित ने बताया कि अब मैं सबके सामने सारी चीजें रखता हूँ, हमारे साथ ये चीजें कब शुरू हुई। रोहित ने बताया उनका जो घर है उसके पीछे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिसे देखने पर बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। ऐसा लगता है कि पक्का इस पे बहुत सारी एंटिटीज का वास है। रोहित ने बताया कि भाई मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरे पापा अक्सर ऐसा हुआ करता था, हम छत पे सो जाया करते थे। लेकिन मेरी जो बहन थी उसकी नींद बहुत कच्ची थी, तो जब भी 2 या 2:30 बजते थे उसे छत पे छनछनाने की आवाज आती थी। कभी कभी घर के पीछे से आवाज आती थी और वो सबको उठा देती थी। उसके उठाने पर भी ऐसा होता था कि हमें वो छनछनाने की आवाज बहुत ज्यादा आती थी। ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में या हमारे घर के पीछे कोई एक ऐसी औरत है जो घूम रही है, जो किसी न किसी चीज को अंजाम देना चाहती है। लेकिन शायद हमारा घर बंधा हुआ था या हमारे मोहल्ले में कुछ घर थे जहाँ पूजा बहुत होती थी, जिस वजह से वो औरत आ नहीं पाती थी। रोहित ने बताया, अक्षय भाई मैं बहुत छोटा था। 1996 में मेरे घर वालों ने गुरुजी को मानना शुरू किया। उनका एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया घर में। उसके बाद चीजें थोड़ी बहुत सुधरने लगी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये चीजें इतनी आगे तक बढ़ जाएंगी जहां पर मुझे मेरी माँ को खोना पड़ेगा। इसके बाद रोहित ने बताया कि अक्षय भाई वो जो ग्रीन पार्क का एरिया था वहां पर उस मोहल्ले में ऐसा लगा जैसे मौत का मेला सा लग गया है। मतलब रोहित ने बताया, अक्षय भाई हमारे जो बगल वाला घर था उसके साइड में भी एक पीपल का पेड़ था। जहां जहां ये पीपल के पेड़ हो रहे थे वहां पर ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे। जिस घर में भगवान की मान्यता थोड़ी भी कम होती, उस घर में मौत का एक मेला सा लग जाता था। हमारे बगल वाले घर में मैंने अपनी आंखों से देखा। रोहित ने बताया कि हर एक साल एक इंसान गुजरता। उस घर में 6 लोग गुजर चुके थे, एक आखिरी इंसान बचा था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उस इंसान की पता नहीं अपनी बीवी से क्या लड़ाई हुई। जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा वो जो इंसान था वो अपने गेट पे खड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और जितने भी आगे पीछे लोग थे वो सारे के सारे उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि वो इंसान किसी को बीच में आने ही नहीं देना चाहता था। वो अपनी बीवी की तरफ इशारा करके ये बोल रहा था कि ये है मुल्जिम। उस इंसान ने कुछ ऐसी चीज खा ली थी जिसकी वजह से वो उस कगार पे आ गया था कि वो कुछ ही वक्त में गुजर जाएगा। और रोहित ने बताया, भाई हमारी आंखों के सामने जितने मोहल्ले वाले खड़े थे सबके सामने वो इंसान अपने गेट पर ही दम तोड़ गया। उस इंसान की जो बीवी थी वो अपने मायके वापस चली गई। नई नई शादी हुई थी, पता नहीं ऐसा क्या डिस्प्यूट हुआ था, प्रॉपर्टी का था, अफेयर का था, बच्चों का था, क्या था पता नहीं चला। उस औरत से जब तक कोई बात करता वो वहां से जा चुकी थी। उसके बाद वहां पुलिस कार्रवाई हुई, लेकिन परिवार में कोई था नहीं और इस चीज को इस तरीके से ले लिया कि उस इंसान ने आत्महत्या की है। उसके बाद कुछ टाइम बाद रोहित ने बताया, मैं 7वीं 8वीं क्लास में था और हम बाहर फोल्डिंग पे सोया करते थे जब लाइट की कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। रात को लाइट बहुत कम आया करती थी। एक रात लाइट कट गई। मैं, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन हम तीनों फोल्डिंग पे बाहर सो रहे थे और पापा अंदर कमरे में सो रहे थे। रोहित ने बताया कि वही 3 बजे की बात होगी। रोहित की बहन ने उनको उठाया और उनकी मम्मी को उठाया और रोहित की बहन बोलती कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा फोल्डिंग किसी ने हल्का सा हवा में उठाया। ये सुनने के बाद रोहित की जो मम्मी थी वो उनकी बहन को बोलती कि तूने सपना वपना देखा होगा, सो जा। थोड़ी देर बाद ही रोहित को और उनकी मम्मी को ऐसा लगता है जैसे उनके भी फोल्डिंग किसी ने हवा में उठाए और फिर वही छनछनाने की आवाज आई। रोहित की मम्मी और रोहित बहुत ज्यादा डर गए। उनकी बड़ी बहन जो थी उनको अंदर लेके चली गई कमरे में। उनके पापा को डिस्टर्ब नहीं करा गया क्योंकि उनके पापा बहुत हार्ड वर्किंग थे शुरू से ही। लेकिन जब ये सुबह उठ के देखते हैं, जब इनकी नींद खुली, कि फोल्डिंग के जो चारों पाए थे वो टूटे पड़े थे। जब इन लोगों ने ये चीज देखी इनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। पापा के पूछने पर सारी बात बताई गई। पापा ने गुरुजी से बात की कॉल पे, तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, एक लोटे में पानी भरो और मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, इस फोन को पानी के पास रखना और जब मेरा कॉल कटेगा पूरे घर में इस पानी को छिड़का देना। आप बिलीव नहीं करोगे, रोहित ने बताया, भाई जब पानी छिड़का गया हमारे घर से ऐसी गंदी बदबू निकली, लेकिन उसके बाद वो चीजें वहां पर थम गई। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से पहले की शांति होती है ना, कुछ वक्त का ठहराव और उसके बाद फिर वही सब कुछ होना शुरू हो गया। रोहित ने बताया, भाई मैं अपनी छत पे पतंग उड़ा रहा था, एक दिन गुरुजी ने बिना बताए घर में एंट्री ले ली। रोहित को पता नहीं था गुरुजी घर में आए और रोहित उस टाइम छोटे ही थे। रोहित जब नीचे आए तो उन्होंने गुरुजी के मुंह से ये वर्डिंग एग्जैक्ट सुनी
कि जब हम तुम्हारे मोहल्ले में घुसे तो यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज जब आपस में भिड़ी तो गुरुजी ने बताया कि मैं और मेरे जितने भी शिष्य हैं उनके दिमाग हिल गए कुछ टाइम के लिए। मतलब गुरुजी ने बताया कि इस जमीन पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पूरा मोहल्ला है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखा है। गुरुजी को बहुत ज्यादा फोर्स करा गया तो गुरुजी ने बताया कि ये पूरी जो जमीन है ये शमशानी जमीन है। एक टाइम पर यहाँ पर शमशान हुआ करता था और लोगों की क्रियाएं ढंग से नहीं हुई है और जो लोग जमीन के नीचे दफन है वो लोग अपना बदला ले रहे हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से यहाँ घरों में अक्सर इस तरीके से चीजें होती है कि कोई भी इंसान गुजर जाता है और कोई राज नहीं खुल पाता कि उस इंसान के साथ हुआ क्या। हमारे गुरुजी हमारे घर की प्रोटेक्शन करके चले गए जब वो लास्ट टाइम आए थे। बीच बीच में मेरे पापा मम्मी जाते थे, कभी कभी हम भी जाते थे गुरुजी, लेकिन उस टाइम जब आए थे ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई हुक्म मिला है, क्योंकि वो बिना बताए सीधा घर में आए थे। उसके बाद से उस पूरे मोहल्ले में हर घर में उन 5 सालों तक इस तरीके से इंसान गुजर जाते थे कि समझ ही नहीं आता था। और फिर इनके साथ ऐसा हुआ करता था कि रात के 2-2:30 बजे अचानक से इनके गेट बजने शुरू हो जाते। बार बार जो लोहे का गेट था उस पर कोई दस्तक देता और गुरुजी से पूछने पर एक ही चीज बोली जाती कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम गलती से भी गेट नहीं खोलोगे। लेकिन कब तक गेट नहीं खोलते, आखिर इनसे वो सारी गलतियां हो रही थी जिस चीज के लिए इन्हें मना करा गया था। रोहित ने बताया कि हमारे यहाँ पर एक लड़का घूमता था, उसका नाम मनोज था। उसको गुटखा खाने की बहुत बुरी आदत थी। उसका नाम फिड्डा रखा हुआ था, मोहल्ला उसे फिड्डे के नाम से बोलता था। तो मनोज एक रात निकला 2 से 2:30 के बीच में। उनके मोहल्ले के बाहर 2-3 दुकानें थी जो पनवाड़ी की दुकानें होती हैं, वो खुली हुई थी। रात भर कुछ लोग खोलते थे। फिड्डे ने वहां से, मतलब मनोज ने वहां से गुटखा लिया और मनोज उस गुटखे को खाता खाता वापिस आ रहा था। इनकी गली के बाहर एक नीम का पेड़ हुआ करता था, रात का टाइम था। मनोज ने उस रात उस नीम के पेड़ के पास क्या देखा पता नहीं, लेकिन मनोज वहां बेहोश हो गया। जब लोग वहां से गुजर रहे थे उस गली के आसपास से तो उन्होंने देखा कि मनोज मतलब फिड्डा जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है। उसे उठाया गया। मनोज ने अपनी पैंट में टॉयलेट कर दिया था और जब मनोज से पूछा गया तो मनोज ने बताया कि मैंने साक्षात कल रात को एक सरकटे भूत को देखा है। एक सरकटा भूत जिसकी 7.5 से 8 फीट हाइट थी और नीम के पेड़ के पूरा वो बिल्कुल बराबर में खड़ा था और वो उसी की तरफ बढ़ रहा था मनोज की। मनोज उस चीज को झेल ही नहीं पाया और वहीं की वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद एक और हादसा सामने आया और वो हादसा बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। रोहित ने बताया कि भाई हमारे घर के जस्ट 2 घर दूर एक चंदन अंकल रहा करते थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम किया करते थे सिक्योरिटी गार्ड का। तो कभी कभार ऐसा होता था कि उनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी तो उन्हें नाइट में भी वापस आना पड़ता था। कभी डे शिफ्ट होती थी, कभी मिड शिफ्ट होती थी, कभी रात के 2-2 बजे वो वापस आते थे। तो चंदन अंकल जब इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो मोहल्ले में इस चीज को डिस्कस करा गया कि जब भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रीन पार्क की तरफ आते थे तो रास्ते में कोई शमशान पड़ता था। उस शमशान के पास से ही कुछ एंटिटीज उन्हें परेशान करना शुरू कर देती है। उनकी साइकिल पर बैठ जाती है, साइकिल पीछे से बहुत भारी हो जाती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई एंटिटी है जो बार बार उन्हें बोलती है कि हमें भी लेके चल, हम तेरे साथ हैं, तू रोज यहाँ से निकलता लेकिन हमें नहीं देखता, पीछे मुड़ के तो देख एक बार, हम तेरे साथ चलेंगे। चंदन अंकल बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उनके पास एक ही सॉल्यूशन था। वो अपने साथ बीड़ी का बंडल रखते थे और उस बीड़ी को पिया नहीं करते थे। वो जब भी वापस आते थे रात को और उनके साथ जब भी ऐसा होता था कि कोई एंटिटी की आवाज आ रही है, वो बिना पीछे देखे सीधा घर के बाहर आते थे। लोहे का गेट था, वहां पर बीड़ी लगा देते थे जला के और एक माचिस को जला के अपने ऊपर से पीछे फेंक देते थे। इस तरीके से चंदन अंकल की जान बचती थी। लेकिन बहुत टाइम तक ऐसा होता रहा तो फाइनली चंदन अंकल ने क्या करा, जहां पर वो सर्विस करते थे वहां पर उन्होंने इस चीज को हाईलाइट करा कि रात को मैं नहीं आऊंगा, मैं सेफ फील नहीं करता, और उन्होंने अपनी शिफ्ट चेंज करवा ली थी। इसके बाद रोहित ने बताया कि भाई हमारे घर के जस्ट सामने एक घर था जो कि रेंट पे दिया जा रहा था। एक भैया ने अपने ससुर जी का ऑपरेशन कराने के लिए कुछ उनकी सर्जरी होनी थी, वहां पर रेंट पर उन्होंने मकान लिया और उन अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। कुछ टाइम बाद वो अंकल अपना इलाज करवाते करवाते ही उस रेंट वाले घर में गुजर गए। वो जो भैया थे उनका तो वहां पर काम खत्म हो गया था, तो वो जहां से बिलोंग करते थे वहां पे चले गए। लेकिन एक लड़का था लक्ष्मण रात को कुछ सामान लेके वापिस आ रहा था और रोहित के घर के बाहर से जा रहा था। लक्ष्मण को भी पता था कि इस घर में अभी ही कुछ टाइम पहले किसी की मृत्यु हुई है। लक्ष्मण वहां से पूरे मोहल्ले के बीच से चिल्लाता हुआ भागा जब उसने देखा उस घर में जहां पर वो अंकल रेंट पे रहते थे, वही अंकल जो अभी कुछ टाइम पहले गुजरे थे, उनके हाथ में लाठी थी और वो सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे थे। और उन्होंने लक्ष्मण के देखने पर जब पीछे स्माइल दी, वो इतनी क्रीपी थी। लक्ष्मण को पता था ये इंसान इस जिंदगी में अब नहीं है। और जिस तरीके से लक्ष्मण ने उन्हें देखा और लक्ष्मण को जिस तरीके से उन्होंने देखा, लक्ष्मण का भी टॉयलेट निकल गया। बस लक्ष्मण बेहोश नहीं हुआ और ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा उस मोहल्ले में वायरल हुई थी। रोहित ने बताया कि भाई
मौत का मंजर तो वहां पर उस मोहल्ले में चल ही रहा था कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता था। लेकिन एक जो चीज रोहित ने और उनकी फैमिली ने पर्सनली ऑब्जर्व की वो ये थी कि जिस तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ रही है उस तरीके से लोगों का व्यवहार वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब जब 1991 में रोहित के पापा ने इस घर को लिया था उससे पहले फीडबैक लिया था कि ये मोहल्ला बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और रोहित के पापा ने बताया अभी कि कुछ 1-2 साल तो सब कुछ बहुत अच्छे से चला, मतलब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब 2010 के बाद का वक्त आया तो रोहित ने बताया कि भाई हमारी पूरी फैमिली ने ऑब्जर्व करा कि मोहल्ला क्या करता था, सबको एक दूसरे के कान भरता था और ऐसा होता था 2 जनों की लड़ाई करवा के पूरा मोहल्ला मजे लेता था। ग्रीन पार्क में एक डेसू पार्क है जहाँ पर रोहित अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। तो किसी ने बॉल हिट की और वो बॉल जाके पार्क के कहीं साइड में पड़ी जहाँ झाड़ियाँ उगी हुई थी। रोहित ने बताया अक्षय भाई मैं वहां पे गया और जब मैं बॉल उठा रहा था मैंने देखा हमारी जो बॉल है वो एक पन्नी में जाके गिरी। जब उन्होंने ध्यान से देखा उस पन्नी में मिठाई का डब्बा था जिसमें 2 मिठाइयाँ पड़ी थी। वहां पर एक वूडू डॉल थी काले कलर की, उसका पूरा मेकअप करा गया था जैसे किसी लड़की का आकार दिया गया हो। और रोहित ने बताया उसके कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पिंस ना चुभो रखी हो। ये देखने के बाद रोहित ने बताया अक्षय भाई सब दौड़ के भागे वहां से, मतलब एक इंसान वहां पे नहीं रुका। और रोहित ने आके अपने घर पे बताया कि हमारे ही मोहल्ले के लोग अब काला जादू एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। रोहित ने बताया कि हमने अपना घर ले रखा था, वो हम रेंट पे नहीं रहते थे, उस घर को रेनोवेट करवाना था, काम शुरू करवाया। कुछ महीनों बाद जब काम खत्म हुआ रोहित ने बताया अक्षय भाई मेरी बहुत बुरी आदत थी कि मुझे कंप्यूटर गेम्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और आज भी है। तो रोहित ने बताया कि एक रात की बात है, लेट नाइट 10:30 बजे मैं गेम खेल रहा था, मेरे मम्मी पापा सो रहे थे, बड़ी बहन भी सो रही थी। अचानक से जो सामने वाली दीवार थी कंप्यूटर के पीछे उस पर कुछ छींटे आई, ऐसे करके जैसे अभी मैं खेल रहा हूँ और अचानक से मैंने देखा यूं छींटे आई। रोहित ने देखा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रसगुल्ले की चाशनी हो। अगले दिन सुबह उठ के रोहित ने सबको बताया और घर वाले जब देख रहे थे तो लिटरली कहाँ से आई थी किसी को भी नहीं पता था। गुरुजी को फोन मिलाया गया और गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे घर पे भी वो सारी चीजें होनी शुरू हो गई है जो तुम्हारे मोहल्ले में हो रही है। बट गुरुजी ने बोला कि मैं मंत्र पढ़ूंगा यहाँ से और कुछ चीजें दूंगा तुम्हें, अपने घर में उस चीज का यूज करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके बाद रोहित ने बताया भाई ये जो चाशनी वाला सीन हुआ था जहाँ पर हमारी दीवारों पर इस तरीके से छींटे मिली, उन्होंने बताया इसके बाद चीजें हमारे घर में बहुत बुरी तरीके से बढ़ने लगी। हमारा जो बाथरूम था, नहाने के बाद जो कपड़े हम वहाँ पे टांग के आ जाते थे, शाम को अगर हम देखते थे उन कपड़ों को धोने के लिए निकालते थे तो मम्मी बताती थी, बहन बताती थी कि वो कपड़े फटे हुए हैं। वो जो कपड़े थे कैसे फटे हुए हैं कैसे नहीं ये किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन इनके घर में ये चीजें इस तरीके से बढ़नी शुरू हो गई कि अब ऐसा लग रहा था कि अगले टारगेट यही है। और इसके बाद जो चीज सामने आई वो बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। रोहित ने बताया भाई 2016 की बात है, मेरी मम्मी ने दम तोड़ दिया। कुछ टाइम वो बीमार रही और उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई एक तो शिकार हो गया। रोहित की फैमिली के साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी लेकिन सारी चीजें समझ से परे थी। रोहित बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, बहुत ज्यादा। रोहित की बहन कुछ रिलेटिव्स के साथ लेके उन्हें हिमाचल घूमने लेके गई। वहां पर जब घूमने के लिए पहुंचे रोहित ने बताया भाई टाटा सुमो चलती थी, सब आगे पीछे बैठते थे, रैंडम सवारियां भी बैठती थी। एक न्यूली मैरिड कपल वहां पर गुरुद्वारा था, वहां पर दर्शन के लिए गए थे। रोहित ने बताया कि भाई मैं और मेरी बड़ी बहन झरने के नीचे नहा रहे थे और वो जो झरना था वो कोई आम झरना नहीं था, उसका पानी गुरुद्वारे से टच होके आता था। तो जब हम सुबह नहा रहे थे, मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो जो न्यूली मैरिड कपल आया था उसमें जो लड़की थी उसे खींच के झरने की साइड लेके आ रहे थे और झरने की साइड लाते लाते उस लड़की की आवाज बिल्कुल चेंज हो गई। वो आदमी की आवाज में बोलने लगी कि मैं सबको मार दूंगा, छोड़ दो मुझे, मुझे मत लेके जाओ उस तरफ, मुझे नहीं जाना, मैं इसको लेके जाऊंगा, मुझे मिला है, मुझे ये ऑर्डर मिला है, मुझे इसको लेके जाना है। रोहित ने बताया भाई मैंने साक्षात अपनी आंखों से पोजेशन देखा। फिर उस झरने के बारे में पता करा गया तो रोहित ने बताया कि भाई एक्चुअली में वो जो झरना है वो ब्लेस्ड है, हिमाचल में जिसके ऊपर पोजेशन हुआ करता था उस झरने में अगर आप उसे इंसान को लेके जाओगे तो उसे करंट वाली फीलिंग आती है कि उस झरने में करंट लग रहा है। उस औरत को वहां पर निलाया गया। जब ये लोग गुरुद्वारे में पहुंचे तो वो जो लड़की थी उसे भी लाया गया और वहां जो गुरुजी बैठे थे उन्होंने एक बार उसे बोला कि बोल जय बाबा जी की। वो जो एंटिटी थी वो 2-3 बार तो बोली नहीं और उसके बाद गुरुजी के सामने जीभ निकालने लग गई। तो वहां पर कुछ सरिये पड़े थे जिससे उस औरत की कमर पे खूब मार पड़ी। उसके बाद वो जो औरत थी वो कुछ देर बाद नॉर्मल हो गई थी, उसको छुटकारा मिल गया था। रोहित ने बताया भाई मैं उस मोहल्ले में रह के इतना नेगेटिव हो गया था, हमारे सारे काम बिगड़ने शुरू हो गए थे। हमारे घर में ऐसा लग रहा था जैसे हम टारगेट हो चुके हैं। मेरी मम्मी 2016 में हमें छोड़ के चली गई। 2018 में फाइनली इन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब इस घर को बेच के हमें निकल जाना चाहिए और 2018 में
ग्रीन पार्क के उस मोहल्ले को छोड़ के ये पटेल नगर पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद रोहित जब बड़े हुए तो उनकी शादी हो गई। अभी जब लास्ट मेरी उनसे बात हुई तो उनका 8 महीने का एक बच्चा है जो कि बहुत प्यारा है, और मैं भगवान से हमेशा यही प्रे करूँगा कि उस बच्चे को हमेशा सलामती मिले, और रोहित के परिवार को जो दुख दर्द देखने को मिले थे वो किसी भी परिवार को ना मिले। रोहित का परिवार सलामत रहे। रोहित से मेरी बात हुई, उन्होंने एक एक चीज़ मुझे ओवर द कॉल भी बताई जो कि रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे सेंड की थी। बस उन्होंने यही चाहा कि ये सारी चीज़ें सामने रखी जाए, क्योंकि इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन उन्होंने ही दिया कि अक्षय भाई जनता को बताना कि अगर मोहल्ले में कुछ लोगों की इस तरीके से अगर अज्ञात मृत्यु हो रही है और उनका पिंडदान नहीं करा जा रहा और उनकी क्रियाएं नहीं करी जा रही, तो वो जो आत्माएं होती हैं वो घरों में कैद हो जाती हैं, और फिर वो घरों में कैद होके उस ज़मीन को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बना देती हैं। और गुरुजी ने वैसे ही बताया था कि ये शमशानी ज़मीन है, इस पर कभी कोई बस नहीं पाएगा। सिर्फ लोग अपना प्रोटेक्शन करते थे। रोहित ने बताया हमने भी प्रोटेक्शन करा था, कड़े पहने थे, गुरुजी के बोलने पर लॉकेट पहने थे, लेकिन क्या कर सकते हैं जब नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पर कोई भी अगर इंसान गुजरता है और उसकी क्रिया ढंग से नहीं हुई तो उस मोहल्ले में जैसे मौत का एक पूरा खेल बन गया था, ऐसा जंगल सा लग गया था कि इंसान वहाँ पर इस तरीके से शिकार हो रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन जिंदा रहेगा और कौन ख़त्म हो जाएगा। आखिरी में बस यही बोला गया कि शमशानी अगर ज़मीन पे आपने घर बना लिया, शायद आपको पहले पता कर लेना चाहिए उस मोहल्ले के बारे में जहाँ पर आप घर लेने वाले हो। रोहित ने बताया भाई मेरे पापा ने 1991 में घर लिया था, 2018 तक मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी। आज 2018 के बाद 2024 आ गया, मैं पटेल नगर में रह रहा हूँ, मैंने इतनी सी भी चीज़ नहीं देखी। वो मोहल्ला इतना ज़्यादा मनहूस हो चुका है। और आखिरी में आके यही कहूँगा कि माँ बाप का सहारा बनिए, जितना ज़्यादा हो सके उन्हें प्यार दीजिए, क्योंकि एक वो उम्र अब आ रही है जहाँ पर आपको उनका ख्याल रखना है। उन्होंने अपना पेट काट कर आपको इतना बड़ा करा है, तो कभी उनसे ये मत पूछना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इसके बाद नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। भाई आप मानोगे नहीं, सुबह जब हमने फोल्डिंग देखा था ना, तो हमारे फोल्डिंग के चारों पाए टूटे हुए थे। वो ना सुबह कपड़े हमें फटे हुए मिलते थे बीच में से, और कितने